ताला के खास करम और रहमत से बखैर और कैसे हो। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 फिजिक्स न्यू बुक है उसके आज हम एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 13 थर्मल फिजिक्स। और इस थर्मल फिजिक्स में चूंकि ये नई बुक है, आपको पता है कि जो प्रीवियस फर्स्ट बुक वो भी नई थी, जो है वो 11 क्लास में, वो उनके टोटल 1 से 12 तक चैप्टर थे। तो अब जो 12 की नई बुक फिजिक्स की आई है, इसमें 13 से स्टार्ट किया गया है। 13 से ऑनवर्ड इसमें टोटल 9 चैप्टर है। तो हम इसको 13 चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर है इसके आज हम एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। इसकी बेसिक रीजंस क्या है, करेक्ट ऑप्शन जो है वो हम क्यों चूज करते हैं, इसको थोड़ा हम साइंटिफिकली देखेंगे ताकि उसको अंडरस्टैंड करने में और याद करने में आपके लिए आसानी रहे। चलिए हम बिस्मिल्लाह करते हैं और फर्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। तो बेटा, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, अगर हम 13.1 की स्टेटमेंट को देखें, उस स्टेटमेंट को फॉलो करते हैं तो हमारे पास 4 ऑप्शन आते हैं। इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है उसकी बेसिक रीजन देखेंगे। तो फर्स्ट 13.1, विच कंडीशन इज नेसेसरी फॉर मोस्ट गैसेस टू बिहेव really nearly ideally। इट मीन्स कि ऐसी इसमें से ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में आपने वो ऑप्शन चूज करना है जिस पर कोई भी गैस या मोस्टली जो गैसेज हैं वो आइडियली बिहेव करती है। अब आइडियल गैस जो है बेसिकली उसमें हम यूटिलाइज इसलिए करते हैं ताकि इसकी वैल्यूज जो है वो हमारी जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं वो मैक्सिमम एक्यूरेट रिजल्ट की तरफ है। तो क्या कंडीशन होनी चाहिए कि जो नॉर्मल गैस है या मोस्ट गैसेज जो हैं वो बिहेव करें जस्ट लाइक एज एन आइडियल गैस। तो फर्स्ट वन ऑप्शन है लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। अगर लो टेम्परेचर होगा तो मॉलिक्यूल्स की जो कोलिजन है या काइनेटिक एनर्जी है वो तो वेरी लो होगी, और लो प्रेशर जो है वो बेसिकली वॉल्यूम को तो कंट्रोल कर लेता है, डेफिनेट एक वैल्यूम आ जाता है। बट जो लो टेम्परेचर है, बेसिकली लो टेम्परेचर जो है वो वैल्यूज ऑफ प्रेशर या काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं बिटवीन द मॉलिक्यूल उसको ओवरकम नहीं कर सकता। तो ये ऑप्शन तो इस वजह से जो है वो इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी जो है वो हाई टेम्परेचर है एंड लो प्रेशर। तो जो ऑप्शन बी है वो हाई टेम्परेचर से क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो फास्ट होगी, जब एक दूसरे से मॉलिक्यूल्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है उसको ओवरकम करने में कंफर्टेबल होंगी हाई टेम्परेचर, और लो प्रेशर से वो एक डेफिनेट वॉल्यूम बना लेते हैं। तो ये जो बी ऑप्शन है ये काफी हद तक बेहतर है। हम सी को भी फॉलो करते हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, वेरी नहीं करता, तो फिर ऑब्वियसली जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज को ओवरकम करना डिफिकल्ट हो जाता है। सिमिलरली हाई टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर, तो अगर कांस्टेंट प्रेशर और हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर तो किसी हद तक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को बिटवीन मॉलिक्यूल ओवरकम हो सकता है, बट अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तो फिर इसके वॉल्यूम जो है वो डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होगा, तो वॉल्यूम को कैलकुलेट करने में थोड़ा डिफिकल्टी होती है। तो बेस्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी है, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। तो बी ऑप्शन इज बेस्ट ऑप्शन इन 13.1। होपफुली ये काफी हद तक आपको क्लियर हो गया होगा। अभी बेटा हम चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट जो है वो 13.2 आपको स्क्रीन पर वो भी दिखा देते हैं। उसके बाद फिर हम स्टेटमेंट और इसके ऑप्शन को डिस्कस करें। तो 13.2, अब 13.2 की जब हम स्टेटमेंट देखते हैं तो इस स्टेटमेंट में है ये बेसिकली जो है वो रूट मीन स्क्वायर स्पीड या वेलोसिटी जो है गैसेस मॉलिक्यूल्स की, ये उससे रिलेटेड है। तो 13.2 में रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज 300 मीटर पर सेकेंड, ये हमें गिवन है। इफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज रिड्यूस टू हाफ, अब इसमें जो टेम्परेचर है वो अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर हाफ हो जाए एंड मॉलिक्यूल वेट इज डबल, इट मीन्स कि जो मैस है बेसिकली वो अगर चेंज हो जाए या वेट जो है वो डबल हो जाए, देन व्हाट विल बी द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब इसमें 2 ऑप्शन आ गए हैं। बेसिकली जब हम यूटिलाइज करते हैं
इसकी वैल्यूज चेंज हो जाती है जब दो फैक्टर्स बनते हैं। यहाँ आपको जो बताया गया है वो दो फैक्टर है, एक टेम्परेचर है। टेम्परेचर को अगर हम हाफ कहते हैं कि टेम्परेचर जो है वो रिड्यूस होकर बेसिकली एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है वो हाफ हो गया, और जो मालिक्यूल्स जो हैं उसका वेट जो है वो डबल हो गया, और इनिशियल जो स्पीड है वो 300 मीटर पर सेकंड है। तो इन दोनों फैक्टर की वजह से जो न्यू वैल्यू है वो क्या होगी। इसमें हमारे पास ऑप्शन ए है 75 मीटर पर सेकंड है, ऑप्शन बी है 150 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी है 300 मीटर पर सेकंड, यानी वो सेम रहेगी सी में, और डी में है कि वो डबल हो जाए, 2 टाइम हो जाए 600 मीटर पर सेकंड। तो हम इसको रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज का फार्मूला देखते हैं। तो बेसिकली जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है बी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो है स्पीड, वो बेसिकली किसके इक्वल होता है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो है उसका फार्मूला जब हम देखते हैं तो बेसिकली वो कांस्टेंट नंबर 3 आर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है बेटा ये, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी, और डिवाइडेड बाय mass mass of the gas। mass जो है इन टर्म आप कंसिडर कर लें कि जो वेट है ये बेसिकली mass है। अब इसमें जो हमें जो दो फैक्टर दिए गए हैं, एक तो टेम्परेचर कहा गया कि टेम्परेचर हाफ हो जाएगा और mass जो है वो डबल हो जाएगा, यानी वेट डबल हो जाएगा। तो ये जो 3 आ रहा है ये तो कांस्टेंट है। अगर हम इनको रिमूव कर दें, अब हमारे पास ये दो वैल्यूज आएगी, एक टेम्परेचर और मैस। अगर हम इसको फॉलो करें तो टेम्परेचर जो है बेसिकली कहा गया है कि वो हाफ हो जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं T/2। तो जो T/2 है वो लिख दिया हमने। सिमिलरली जो है वो मैस है, मैस कहा गया है कि वो डबल हो जाएगा, तो आप इसको मैस को आप, अब हम देखिए यहाँ मैस जो है बेसिकली अगर आप सपोज कर लें कि मैस जो है वो 1 ग्राम था किसी भी गैस का, या 1 किलोग्राम था, तो 1 से डबल कर लें तो वो 2 हो जाएगा। तो मैंने इसको डबल किया तो वो 2 हो गया। अब ये वाला फैक्टर बन गया सिंपल। अब जो वो वाला फैक्टर बन गया विद अंडर रूट स्क्वायर रूट भी है इसके साथ। अब हम इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो बेसिकली इसके सोल्यूशन से हमारे पास जो वैल्यू आती है वो सिंपल फॉर्म पर क्या आएगी, तो ये आपके पास T/2/2m। तो जब हम इसको यूटिलाइज करते हैं इन टर्म ऑफ दिस, तो इसकी वैल्यूज को आप यूटिलाइज कर लें तो मैस जो है वो T/2। अब जो टेम्परेचर है अगर आप सपोज कर सकते हैं कि टेम्परेचर अगर इनिशियल 1 था तो इसका जो हाफ है तो आप इसको 1/2 भी कर सकते हैं। तो अगर हम इसको 1/2 कर दें तो ये 1/2 हो गया, और जो मैथ भी 1 था तो इसको डबल कर दिया तो ये 2 हो गया। तो अब ये जो फैक्टर है ये 1/2 है, और इसको अगर हम थोड़ा ऐसे एक्सप्लेन कर लूँ थोड़ा सा मैं, और आपके लिए इजी हो जाएगा। तो अगर हम टेम्परेचर को कहते हैं कि ये जो टेम्परेचर था ये 1 था, अब लेकिन ये हाफ हो गया, तो बेसिकली ये 1/2 हो गया, और जो मैथ था वो डबल हो गया। पहले मैथ 1 था, अब ये बेसिकली मैथ को 1 × 2 डबल करके ये यूटिलाइज। अब ये बेसिक फार्मूला यूं समझने बन गया। अब क्योंकि ये जो है 2, ये 1/2 डिवाइडेड बाय 2/1 ये इस फॉर्म पर है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 1/2 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये 1/2 मल्टीप्लाई, ये भी 1/2, ये जो 1/2 है ये जाकर इधर रेसिप्रोकल हो जाएगा। इट मीन्स कि ये जो 2/1 है ये 1/2 हो जाएगा, और ये इसका स्क्वायर रूट है। अब ये देखिए 1 × 1 और 2 × 2 ये 4 हो जाएगा, तो बेसिकली ये 1/4। तो जब ये 1/4 हो गया है तो अब आप इसका स्क्वायर रूट ले लें। जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होगा बेटा, और 2 का स्क्वायर रूट क्या होगा, सॉरी 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2। तो ये बन गया आपके पास बेसिकली 1/2, यानी हमारे पास जो आंसर आ गया टेम्परेचर को हाफ करने से और मैस को या वेट को डबल करने से वो 1/2, यानी जो वैल्यू है स्पीड की वो 1/2 का मतलब है हाफ हो गई। तो अब हमें देखें जो इनिशियल वैल्यू थी वो हमारी थी 300 मीटर पर सेकेंड। तो 300 का जब अब हाफ करते हैं तो हाफ इसमें से बी ऑप्शन है 150, तो इसका मतलब है कि 150 जो है ये बेस्ट ऑप्शन है
बाकी ऑप्शन जो है वो इस वैल्यूज को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे या वेरीफाई नहीं कर रहे। तो 150 यानी जो बेसिक, अगर हम टेम्परेचर्स को डबल कर देते, सॉरी हाफ कर देते हैं, मैस को डबल कर देते हैं, या वेट ऑफ द गैस मॉलिक्यूल जो है वो डबल हो जाता है, तो जिससे क्या होता है फिर बेसिकली जो है वो उसकी स्पीड जो है वो रिड्यूस हो जाती है, यानी जितनी भी थी वो हाफ हो जाती है। यहाँ अगर 400 होगा तो फिर 200 आ जाएगा, यहाँ चूंकि 300 बताया गया था तो 150 होगा। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। 13.2 का आपको आंसर पता चल गया है, 13.2 का बी ऑप्शन है। 13.3 को हम फॉलो करते हैं। द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द गैस एट 27 सेल्सियस। देखिए यहाँ 27 सेल्सियस वैल्यू है वो बी बताई गई है। इस बी यहाँ अब स्पीड की जो वैल्यू है वो गिवन नहीं है, वो जस्ट बी से डिनोट किया गया है। और टेम्परेचर जो है वो सेल्सियस में बताया गया। इफ द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज रेज्ड, अगर टेम्परेचर रेज्ड होकर 327 डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है, द रूट मीन स्क्वायर ऑफ द गैस इज, अब रूट मीन स्क्वायर ऑफ द गैस जो बी है बेसिकली, इस पे क्या चेंज आएगा, वो सेम रहेगी यानी बी रहेगी, या बी जो है वो डिवाइड हो जाएगा √2 पर, या बी जो है √2 से मल्टीप्लाई होगा, यानी डिवाइड का मतलब है डिक्रीज हो जाएगी स्पीड, मल्टीप्लाई का मतलब है स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगी, या फिर 3 टाइम हो जाएगी 3 भी। अब हम ये चेक करना है कि बेसिकली यहाँ देखिए अब टेम्परेचर का रिलेशन शो किया गया है, लेकिन इसमें जो दो चीजें हैं, सेल्सियस जो है ना बेसिकली इसको आपने फर्स्ट कन्वर्ट करना है किस फॉर्म पर, इसको बेटा आपने कन्वर्ट करना है बेसिकली जो है वो केल्विन में। तो 27 आपके पास 27 है, 27 को जब हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो पहला टेम्परेचर जो है वो इनिशियल वो आपके पास 27, और इसमें जब आप केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो 273 वो आप इसमें ऐड कर देते हैं, मुझे केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको जब आप इक्वालिटी की तरफ जाते हैं तो आप देखें कि आपके पास इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास बेटा जो आंसर आ जाता है वो 300 आ जाता है। तो 300 जो है वो बेसिकली केल्विन, ये केल्विन में कन्वर्ट, यानी ये टेम्परेचर केल्विन में आ गया। इसी तरह जब आप इसको ऐड करेंगे 327, इसमें प्लस करेंगे आप 273, जब आप इसमें 273 प्लस करते हैं 273, आपने इसमें बेटा प्लस करना है, तो आपने कैलकुलेशन करने के लिए तो इसको जब आप इसमें ऐड करते हैं तो ये हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो 400। जब ये 400 आता है तो इस 400 के सॉरी इसको जब हम आप इसमें 327 प्लस 273 ऐड करते हैं तो इन दोनों का जो आंसर आता है वो 600 के करीब, 600 आता है। 600 जो है वो केल्विन, क्योंकि 300 प्लस 200 तो 500 हो जाएगा, 73 प्लस 27 ये 100 ये हो जाएगा, 300 तो ये इट मीन ये टोटल 600। अब चूंकि इसमें रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज का बताया गया है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज का जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो दोनों वैल्यूज जो है वो आपसे पूछी गई है कि जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होकर इतना हो, यानी इसका जो रिलेशन है बेसिकली वो डायरेक्ट रिलेशन है टेम्परेचर के साथ। तो अगर हम टेम्परेचर को डबल कर लेते हैं, जैसे आप देखें यहाँ से थोड़ा सा गौर करें कि पहले जो इनिशियल टेम्परेचर था ये सेल्सियस में, जब हमने केल्विन में किया तो वो 300 बन गया, यानी इनिशियल टेम्परेचर है वो 300 है और जो फाइनल टेम्परेचर है वो बेसिकली 600 है। क्लियर? तो अब कितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तो ये जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ 300 मल्टीप्लाई 2 यानी डबल हो गया। जब हम रिलेशन लेते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का स्पीड के साथ तो वो बेसिकली टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन, टेम्परेचर √2 के साथ। ये अभी हमने पढ़ा था 3RT ओवर मैस, तो बेसिकली 3R जो है वो भी कांस्टेंट है, मैस के जहाँ रिलेशन नहीं है तो डायरेक्ट रिलेशन है। अब टेम्परेचर जो है वो डबल हो गया, तो अगर मैं यहाँ डबल कर दूं तो बेसिकली ये 2T √2 बन जाएगा।
अब जो टेम्परेचर था जो बेसिकली, ठीक है, ये जो भी वैल्यूज थी, अगर हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो टी था इनिशियली 1 था, तो डबल हुआ तो 1 मल्टीप्लाई 2 हो गया, तो जो फाइनल स्पीड बन गई उसको अगर हम वी डैश कहते हैं फाइनल स्पीड, तो फाइनल स्पीड जो है तो बेसिकली किसके इक्वल आ गई, 2 अंडर रूट के इक्वल आ गई। तो 2 अंडर रूट, क्योंकि टी को हमने कंसिडर कर लिया, सपोज के ये इनिशियल 1 था, तो जब हम टेम्परेचर, क्योंकि ये हमें बताती है वैल्यू 300 से 600 का मतलब है डबल हो गया। अगर हम सपोज कर लेते हैं कि हमारा इनिशियल टेम्परेचर 1 था, तो डबल हुआ तो 2 से मल्टीपल हो जाएगा। अब जो नई स्पीड आ गई वो 2 अंडर रूट में आ गई। अब जो इनिशियल कितनी थी वो तो v थी, तो बेसिकली v के साथ ये फैक्टर मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि स्पीड जो है वो इतने टाइम इंक्रीज कर, जिस वजह से ये जो फैक्टर है हमारा, ये बेसिकली ए बी और ये सी है, इसको आपने सी कंसिडर करना है। तो जो सी ऑप्शन है बी मल्टीप्लाई अंडर रूट 2, तो बेटा ये ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है और ये करेक्ट ऑप्शन है। आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा। अभी हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है रेशियो ऑफ द रूट मीन स्क्वायर। ये भी आपको याद रहे कि ये बी है बेटा, इसका जो है वो ये मिस्टेक है, यहाँ सी आपने कंसिडर करना है और इसका हमारा आंसर जो है वी मल्टीपल अंडर रूट 2 है। तो रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज ऑफ A2 यानी ऑक्सीजन 2 एंड O2 एट द इक्वल टेम्परेचर विल बी, क्या रेशियो, रेशियो जो आपने कैलकुलेट करना है, तो रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज का जो रेशियो है बेसिकली वो आपने अकॉर्डिंग टू फार्मूला, पहले अगर आपके माइंड में फौरन फार्मूला आना चाहिए, रूट मीन स्क्वायर का जो फार्मूला है वो बेसिकली क्या आता है हमारे पास, तो रूट मीन स्क्वायर का जो फार्मूला है अगर हम वो देखें और फिर इन दोनों का अगर हम कंपेयर करें, तो बेसिकली रूट मीन स्क्वायर इनका रेशियो लेना है, तो आप इसको रेशियो आप ले सकते हैं, किन दोनों का रेशियो लेना है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का। तो फार्मूला आपके माइंड में फौरन होना चाहिए कि जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है वो बेसिकली किसके इक्वल होती है, वो कांस्टेंट वैल्यूज है बेटा 3 R और टेम्परेचर, ठीक है, और मैस डिवाइडेड बाय मैस ऑफ गैस। अब इसका स्क्वायर, अब चूंकि यहाँ दो गैसेस का रेशियो है तो यही वेलोसिटीज आपने यूज करनी है। देखिए रेशियो है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, इट मीन्स कि ये मैस, ये वैल्यू जो है ये ऑक्सीजन के लिए ले लें आप, और इस ऑक्सीजन को आप डिवाइड कर दें, इसको मैं अगर सपोज कर लूँ कि मैस ऑफ ऑक्सीजन हो गया ये, ठीक है, और इसको आपने रेशियो लेना है, डिवाइड करना है, तो 3RT ये अब हम जो रेशियो लेंगे ये किसके साथ, ये हाइड्रोजन के साथ। यहाँ जो आपने मैस लिखना है वो जो मैस होगा वो तब वो मैस ऑफ हाइड्रोजन होगा, इसको आप H भी लिख सकते हैं। ये आपको मैं सिर्फ इसलिए कंफर्म करने के लिए आपको ये थोड़ी कैलकुलेशन बता रहा हूँ, तो अगर आपको ऑलरेडी इसका आइडिया है तो फिर आप इसमें से बेस्ट ऑप्शन को भी चूज कर सकते हैं बेटा। अब देखिए ये दो रेशियोज लेंगे, यानी बेसिकली ये जो रूट मीन स्क्वायर रेशियो है ये जो है डिवाइडेड बाय, ये आपने हाइड्रोजन का ले लेना है, ये रूट मीन स्क्वायर जो है ये ऑक्सीजन का ले लेना है। अब इसमें देखें ये 3R जो है कांस्टेंट है, ये 3R कांस्टेंट है, सिमिलरली ये टेम्परेचर है बेटा, ये टेम्परेचर है, ये कांस्टेंट, इसका भी रिलेशन नहीं है। अब हमारे पास मैसेज रहेगा, यानी यहाँ आपके पास सिंपल ऊपर सारी चीजें कट गई, ये 1/, मैस ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय, यहाँ भी ऐसे ही है 1/, मैस ऑफ हाइड्रोजन रह जाएगा यहाँ H। तो अब ये अंडर रूट फॉर्म, ठीक है, ये भी याद रखना, ये होल अंडर रूट बन गया। अब इसको अगर हम देखते हैं तो ये किसके इक्वल आता है, देखिए ये 1/, है, ये भी 1/, अगर आप इसको सॉल्व करें तो 1/, दिस मल्टीप्लाई मैस ओवर दिस,
यानी मैस, हाइड्रोजन का मैस अब ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा फिर मैस ऑफ हाइड्रोजन H और डिवाइडेड बाय मैस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि रेसिप्रोकल होगा ऊपर जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा। अब इसमें जो मैस आप मोलर मैस आपको याद होना चाहिए कि हाइड्रोजन जो है वो बेसिकली 16 है, यहाँ H ओवर MO बन जाएगा, तो ये हमारा फार्मूला। इस फार्मूले में अब आपने मैस की वैल्यूज पुट कर, हाइड्रोजन जो है वो इसका मोलर मैस 1 होता है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2, चूंकि हमें यहाँ H2 बताया है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर जो है सिंपल बटा 2 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय मैस ऑफ ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन भी O2 है, ऑक्सीजन का मोलर मैस 16 होता है, 16 मल्टीप्लाई 2, तो वो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, वो 32 हो जाएगा। अब ये जो 32 है बेसिकली, और 2 बाय, जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास 1/16 आ जाता है। तो 1/16 जो है, इस 1/16 को आपने फिर अंडर रूट ले लेना है, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो 1 का तो स्क्वायर रूट 1 आ जाएगा, और 16 का क्या आएगा 4। तो बेसिकली ये रेशो बन गया 1/4, यानी हमारे पास जो आंसर आ गया वो 1 और रेशो 4। तो अब इसमें हम आप बेस्ट ऑप्शन देखते हैं कि 1/4 जो है वो कौन सा ऑप्शन है। तो इसमें जो बी ऑप्शन है बेटा, ये बेस्ट ऑप्शन है बी 13.4 में, विच इज 1/4। तो इसी तरह वो आपसे किसी दूसरी गैसेस के बारे में भी इक्वल टेम्परेचर पर रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज कैलकुलेट करवा सकते हैं। बस आपको थोड़ा कैलकुलेशन में ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। होपफुली ये आपके लिए कैलकुलेशन जो है वो इजीली सॉल्व करने में हेल्प करें। नेक्स्ट की तरफ बेटा चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 13.5। अब इसमें आपको ये थोड़ा कंफर्म कर देते हैं बेटा, ये जो है ये सी है और इसका बी, सी ऑप्शन बेस्ट है, और ये हमारा जो भी हमने की है 13.4, ये 1.4, 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन 13.5 की तरफ। इन अ क्लोज्ड रूम देयर इज अ गैस विद प्रेशर 3.2 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी किसी भी क्लोज रूम में गैस का ये प्रेशर है। इफ द गैस डेंसिटी इज, यहाँ गैस डेंसिटी भी गिवन है। व्हाट इज द इफेक्टिव स्पीड ऑफ गैस पार्टिकल, यानी यहाँ भी बेसिकली आपने रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज ऑफ गैस पार्टिकल ही कैलकुलेट करनी है, बट इसको थोड़ा डिफरेंट वे में बता दिया गया है। एक तो आपको प्रेशर बताया गया और दूसरा आपको डेंसिटी बताया गया। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो है इन टर्म ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी, तो ये आपको फार्मूला अगर याद है, ये आपने छोटा सा टॉपिक इसमें जरूर पढ़ा होगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इन टर्म ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी। तो वो बेसिकली बेसिक फार्मूला जो है वो 3 मल्टीपल ऑफ प्रेशर, यानी प्रेशर के साथ 3 फैक्टर मल्टीप्लाई होता है, और डिवाइडेड बाय इट्स डेंसिटी। तो इसको जो आप रो से डिनोट करते हैं, तो ये स्क्वायर रूट। तो ये फार्मूला अगर आपको याद है, तो इसमें जब आप P की वैल्यूज यानी प्रेशर की वैल्यूज पुट करते हैं और डेंसिटी की वैल्यूज जो है वो 6 किलोग्राम पर मीटर क्यूब ये पुट कर देते हैं, जब इसको सॉल्व करते हैं हम, तो सॉल्व करने के बाद जो सिंपल आंसर हमारे पास आ रहा है, तो वो हमारे पास 400 मीटर पर सेकेंड है। जब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो इसमें जो ऑप्शन आएगा बेटा वो 400 मीटर पर सेकेंड है। इस फार्मूले में जस्ट आपने सिंपल वैल्यू पुट कर देनी है प्रेशर की, और डेंसिटी की सॉल्व करेंगे तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। वो बेस्ट ऑप्शन जो है जो आपके पास आएगा वो 400 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 13.6। आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा बेटा। 13.6 में है कि विच स्टेटमेंट इज नॉट द स्टेटमेंट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। चैप्टर में आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की डिफरेंट पॉइंट्स स्टडी की होंगे, और उन पॉइंट्स को जब गैस फॉलो करती है, उन कंडीशंस को फॉलो करती है, तो
ऑब्वियसली जो है वो उसको हम कहते हैं ये आइडियल गैस है, और उसी काइनेटिक थ्योरीज के बेस पर हम डिफरेंट गैसेस की प्रॉपर्टीज को, यानी टेम्परेचर को, प्रेशर को, वो हम स्टडी करते हैं। तो अब इसमें कौन सी स्टेटमेंट जो है वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को ट्रू नहीं है या वेरीफाई नहीं? मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट ड्यूरिंग कोलिजन, ठीक है, जब कोलिजन होती है तो कोलिजन के वक्त मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, अदरवाइज वो फ्री मूव कर रहे होते हैं। तो बेसिकली ये ऑप्शन तो करेक्ट है। मॉलिक्यूल्स आर इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन, बिल्कुल ये भी गैसेस के मॉलिक्यूल जो है वो रेस्ट पर ही नहीं होते, वो कंटिन्यूअस मोशन पर होते हैं, और उनकी मोशन रैंडम होती है, नहीं किसी भी डायरेक्शन पर। जब तक वो कोलाइड नहीं करते तो वो अपनी एक ही डायरेक्शन पर चलते हैं, जैसे ही कोलिजन करते हैं तो एंगल ऑफ कोलिजन की वजह से वो डायरेक्शन भी चेंज कर लेते हैं। तो बी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो कोलिजन्स आर ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, उनकी जो कोलिजन होती है विद मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस टू ईच अदर, यानी एक दूसरे के साथ, या जिस कंटेनर के अंदर है, जिस सिलेंडर के अंदर है, उस सिलेंडर की वॉल को टच करते हैं, कोलिजन करते हैं, तो वो भी शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है। तो ये तीनों ऑप्शन तो ठीक है। अब फोर्थ को देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स आर टाइनी हार्ड स्फीयर। मॉलिक्यूल टाइनी जरूर होते हैं लेकिन हार्ड स्फीयर नहीं होते, तो सॉफ्ट स्फीयर होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, अंडरगोइंग इन इलास्टिक कोलिजन। और जो इनकी जो कोलिजन होती है इलास्टिक कोलिजन होती है, इन इलास्टिक नहीं होती। इलास्टिक कोलिजन का मतलब है कि इनकी जो एनर्जी है, इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी जो होती है वो कंजर्व रहती है, उसमें नो लॉस और नो गेन होता है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये वेरीफाई नहीं करती, तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट जो है वो ऑप्शन है जो किनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस को वेरीफाई नहीं करती। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अभी हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पहले हम इसको थोड़ा स्क्रीन पे बेटा ले आते हैं, बस आपके पास ये लास्ट जो है वो ऑप्शन आ गए हैं बेटा। 13.7 भी हो गया है हमारा, 13.8 भी हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और इस लास्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम आपको बताते हैं कि इसका बेस्ट ऑप्शन क्या है। होपफुली आपको ऑप्शंस की करेक्शन में कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर हो गया होगा, समझ आ गई होगी कि क्यों ये बेस्ट ऑप्शन है। आपसे रिक्वेस्ट है बेटा कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आपको इंफॉर्मेटिव टाइम पर मिलती रहें और आपकी तैयारी साथ साथ होती रहे। तो 13.6 जो है इसकी स्टेटमेंट हमने फॉलो कर ली है, तो डी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट था, और इसमें 400 मीटर वाली थी। अब विच इक्वेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13.7, विच इक्वेशन ensures that star remains stable against gravitational collapse, कि कौन सी इक्वेशन जो है वो स्टार्स को रिमेन स्टेबल रखती है अगेंस्ट ग्रेविटेशनल कोलैप्स। तो इन्हीं जो स्टार्स हैं बेसिकली वो ग्रेविटेशनल पुल होती है उनके सराउंडिंग में, स्पेस में, जिसकी वजह से उनकी स्टेबिलिटी जो है वो किस वजह से होती है, वो क्यों अनस्टेबल नहीं होते। अल्लाह ताला ने जो क्रिएटिव सिस्टम बनाया हुआ है, क्रिएटर जो है वो बहुत बड़ी हस्ती है और उसने एक बैलेंस सिस्टम बनाया हुआ है। तो साइंटिफिकली पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कि वो जो स्टार्स हैं वो स्टेबल क्यों होते हैं। नंबर 1 ऑप्शन है कि मैस कंटिन्यूटी इक्वेशन। क्या जो मैस कंटिन्यूटी इक्वेशन है ये बेसिकली जो है वो उसको स्टेबल रखती है। तो मैस कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है वो तो रिलेशन बिटवीन रेडियस और मोशन मैस मोशन के फ्लो को शो, ये तो इक्वेशन नहीं हो सकती। इक्वेशन ग्रेविटेशनल इक्वेशन, जो एनर्जी ग्रेविटेशनल इक्वेशन है बेसिकली, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी को बैलेंस करने के लिए, या फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है इसकी एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए इक्वेशन यूटिलाइज होती है, जो कि बेसिकली वन स्टार टू अनदर स्टार वेरी करती रहती है, या वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट वेरी करती है। ये भी करेक्ट नहीं है। तो सी की तरफ चलते हैं। सी है हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ स्टैटिक का वर्ड भी यूज हो गया है, हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ये वो इक्वेशन है बेसिकली जिसको साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाता है
कि इट विल क्रिएट द बैलेंस बिटवीन ग्रेडियंट ऑफ प्रेशर एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये जो इंटरनल प्रेशर होता है, बेसिकली हर स्टार्स का मैस का अपना एक इंटरनल प्रेशर होता है, और जो उसकी उसकी जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है, इन दोनों में ये बैलेंस करती है इक्वेशन, या बैलेंस को क्रिएट करने में या कैलकुलेट करने में हेल्प करती है, जिसकी वजह से वो अपनी स्टेबिलिटी की तरफ जो है वो प्लैनेट या स्टार्स रहता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि वो अदर ग्रेविटेशनल कोलैप्स की अगेंस्ट जो है वो अपनी पोजीशन को सस्टेन करता है। तो जो बेस्ट ऑप्शन है इसमें बेटा वो सी ऑप्शन है। आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो एनर्जी ट्रांसपोर्ट इक्वेशन है, बेसिकली ये इक्वेशन जो है वो एनर्जी को एक स्टार से दूसरे स्टार में जो एनर्जी फ्लो होती है, तो वो फ्लो ऑफ एनर्जी जो है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी को इक्वेशन यूज कर हेल्प करती है उसको कैलकुलेट। तो सी ऑप्शन जो है बेसिकली ये बेस्ट ऑप्शन है। हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन है जो किसी भी स्टेबल जो है वो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल कोलैप्स स्टार्स को स्टेबल करने में हेल्प। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 13.8। व्हाट हैपेंस टू अ स्टार what happened to a star when its gravitational force becomes greater than its internal pressure। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो कोई भी स्टार है उसकी इंटरनल प्रेशर भी होता है और उसकी मैस की वजह से उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स भी होती है। जैसे हमारी अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो हमारे अर्थ का जो स्ट्रक्चर है उस बेस पर अल्लाह ताला ने इसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट की। तो हर स्टार की, अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि अगर स्टार की ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा, व्हाट हैपन। लेकिन जब ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीज होगी तो उसका जो जितना भी मैस है, अगर हम सपोज कर लेते हैं ना कि ये हमारे पास कोई स्टार है, ये उसका मैस है, उसकी अपनी जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स हर स्टार की अट्रैक्शन होती है, वो किसी दूसरे मैस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो अगर इसकी फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीज हो जाए तो इसका सारा मैस जो है वो एक स्मॉल वॉल्यूम में आ जाएगा, यानी सारा मैस अंदर की तरफ जो है, यानी कोर की तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो जाएगा। जब कोर की तरफ अट्रैक्ट होगा तो ऑब्वियसली इसका जो वॉल्यूम है ये मैस इकट्ठा होकर एक छोटे वॉल्यूम में आ जाएगा, सारा मैस बहुत थोड़ी जगह पर आकर कलेक्ट हो जाएगा। जैसे कि आपने ब्लैक होल्स के बारे में सुना होगा कि ब्लैक होल्स में क्या होता है कि टाइनी वॉल्यूम के अंदर, यानी बहुत कम वॉल्यूम के अंदर एक मैसिव मैस कलेक्ट होकर जिससे ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीज हो जाती है। जहां भी यही कहा गया कि व्हेन इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स ग्रेटर, तो इंटरनल प्रेशर एज कंपेयर टू इंटरनल प्रेशर, क्योंकि जब बैलेंस स्टार होता है तो उसका इंटरनल प्रेशर और ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस होती है, तो जिसकी वजह से वो स्टेबल रहता है। और अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, सारा मैस जो है वो अंदर की तरफ जो है वो ऑटोमेटिकली फोर्स को ट्रैक कर लेगी। तो इसका मतलब है कि स्टार का वॉल्यूम इनिशियल के मुकाबले में कम हो जाएगा। जब कम होगा तो फिर मैस थोड़ी जगह पर आकर एक बहुत सारा मैस इकट्ठा होगा, तो जो उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स है बेसिकली वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम कहते हैं थर्मल एनर्जी। तो बेसिकली जो है ये जो हम सन की बात करते हैं कि सन के अंदर भी ऐसे है कि जो उसकी ग्रेविटेशनल बेसिकली जो एनर्जी है वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होकर हीट प्रोवाइड करती है। तो ये होगा स्टार के साथ। अब हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं। या फर्स्ट ऑप्शन है द स्टार एक्सपैंड, बिल्कुल भी नहीं, स्टार एक्सपैंड नहीं होगा, स्टार जो है कंट्रैक्ट होगा। स्टार कंट्रैक्ट ये है वैल्यू, द स्टार कंट्रैक्ट एंड इट्स कोर टेम्परेचर इंक्रीजिंग। बिल्कुल जो उसका कोर टेम्परेचर था पहले वो नॉर्मल था, जब मैस इकट्ठा होकर एक छोटी सी जगह पर चला जाएगा, वॉल्यूम उस पर क्योंकि कंट्रैक्ट हो गया, सुकड़ गया है, तो वो एनर्जी ज्यादा हो जाएगी वहां। जब ज्यादा एनर्जी होगी तो ऑब्वियसली उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। तो ये बी जो है ये बेस्ट ऑप्शन है। एंड सी जो है जो स्टार रिमेन स्टेबल, स्टार स्टेबल नहीं रहेगा, उसमें चेंज आएगा, कंट्रैक्शन आएगी, तो ये ऑप्शन भी ठीक नहीं है। और न्यूक्लियर फ्यूजन स्टॉप इमीडिएटली, इसके अंदर जो न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है यानी जो बेसिकली ब्लास्टिंग हो रही है, तो जो जैसे सन में है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है एनर्जी डेवलप होती है, तो क्या वो स्टॉप हो जाएगा? नो, वो भी स्टॉप नहीं होगा। तो अगर वो कहीं प्रोसेस में इसमें है तो वो कंटिन्यू है,
कंटिन्यूटी रहती है उसमें रेशियो जो है वो थोड़ा इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, बट स्टॉप नहीं होगा। तो इस वजह से बी ऑप्शन जो है वो बेस्ट। आई होप कि ये ऑप्शन जो है वो आपको सोल्यूशन की तरफ हेल्प करेंगे। इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट वीडियो में आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बताएंगे। आपसे एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टाइम पर वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।